वंदे मातरम। 29 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों के साथ आ गया है बातचीत करने के लिए। और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत इस कार्यक्रम को हम लोग कुछ ऐसी समस्याओं से भी जोड़ेंगे जो सकारात्मक भारत आंदोलन का एक हिस्सा है। क्योंकि 5 साल पहले से हम लोगों ने सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक बैठकों से भारत निर्माण की कोशिश की है और कोशिश काफी सफल भी रही है। और सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ और सकारात्मक सोच की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और ये रूबरू होने लगा है। और उसे लेकर कुछ पत्रकार भी आगे आए। पॉजिटिव इंडिया का सपना जो है धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय वेबिनार जो प्लेटिनम जुबली लाइव शो सायं 8 बजे की जगह जो है वो राष्ट्रीय वेबिनार किया गया था और 2:30 बजे लोग जुड़े। वहां पर आरजेएस फैमिली 25 राज्यों के लोगों ने कुछ कंक्रीट डिसीजन लेने को कहा कि अब किताब जो आ जाएगी तो उससे इतिहास तो बन जाएगा, लेकिन भूगोल भी अब आरजेएस नक्शे में आना चाहिए। और वो भूगोल बनाने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार में डॉक्टर टटेसर ने घोषणा कर दी जमीन देने की। जो भी जमीन जितनी आवश्यकता अनुसार होगी दिल्ली में वो जमीन देने को तैयार हो गए। वहां पर रिंकल शर्मा बहन ने अपना पूरा सहयोग देने का उसमें कोशिश की। वहीं पर एसएस डोगरा जी ने बातचीत में बताया कि अगर वहां पे लाइब्रेरी बनेगी तो हमारी तरफ से न केवल पुस्तकें बल्कि उसमें हम सहयोग करने को तैयार होंगे। आरजेएस के प्रेरणा स्रोत ने भी अपना सहयोग करने का पूरा पूरा भरोसा जताया। वहीं आरजेएस ऑब्जर्वर भी साथ हैं। सोमेन कोले जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ तक वो साथ हैं, तो उन्होंने भी अपनी यथासंभव सहायता करने की योजना बनाई है। तो तरह तरह की बातें हैं। लेकिन फेसबुक लाइव शो अभी कंटिन्यू सायं 8 बजे आप लोग देख रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी बता देना चाहेंगे कि 1 नवंबर का फेसबुक लाइव शो राष्ट्रीय वेबिनार में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि 1 नवंबर का लाइव शो सायं 8 बजे ना होकर 2:30 बजे, क्योंकि आरजेएस फैमिली जो है वो 2:30 बजे जुड़ेंगे, सॉरी 10:50 पे जुड़ेंगे। 1 नवंबर को 10:50 से लेकर और 1 बजे दोपहर तक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो 1 नवंबर संडे है, सब लोगों को छुट्टी का दिन है और हम लोग गंभीरता पूर्वक उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो ये सारी चीजें बतानी आप लोगों के लिए जरूरी थी, क्योंकि आरजेएस उस दिशा में आगे बढ़ गया है जिसे कहते हैं सफलता कदम चूम रही है। आरजेएस के बढ़ते कदम आप लोगों के सहयोग और समर्थन से चल रहा है। और आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव शो की शुरुआत जो है वो भूमिका के बाद जो आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग है, सकारात्मक सोच का सॉन्ग, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का सॉन्ग, देश को समर्पित आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो सरकार हम लोग जगाएंगे और सरकार जगाने के लिए ही तो पत्रकारिता होती है। और ऐसी पत्रकारिता में अगर एक्टिविज्म भी जुड़ जाए तो वो एक अपने आप में एक नई कहानी, नई इबारत, आप जो भी नाम दे सकते हैं उसका नाम आप रख सकते हैं। इस तरह की चीजें इसलिए भी जरूरी है बतानी, क्योंकि इस तरह की चीजों से लोग प्रेरणा लेते हैं। तो पत्रकारिता हम लोगों ने जो फेसबुक लाइव किया था, कल के फेसबुक लाइव को बहुत ही पसंद किया गया। और उसी पसंद में आपको बताना चाहेंगे कि लोगों ने साझा भी किया है। और
आप लोगों तक हम चाहते हैं कि वो चीज़ें पहुंचाई जाएं, क्योंकि इन चीज़ों से न केवल इतिहास बनता है बल्कि और भी चीज़ें बनती है। तो पत्रकारिता जो है वो जान पर खेल कर भी कुछ लोग करते हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रशांत राय हैं, जनता जंक्शन। उन्होंने मुंगेर में जिस तरह से वो लिख रहे हैं, मैं एक बार वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि ये जो फेसबुक लाइव है ये आप लोगों की ही कहानी हमारी जुबानी सुनाई जाती है। तो प्रशांत राय कह रहे हैं कि मुंगेर से अब लौट रहे हैं। बिहार में आप जानते हैं ना, चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है, और अपने उस अनुभव के साथ वो लौट रहे हैं मुंगेर। लिखा है उन्होंने कि प्रशांत राय, जो हमको कभी चाहिए था ही नहीं, हम गए थे मुंगेर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, ये सोचकर कि जिस बच्चे की जान गई है, वहां दुर्गा पूजा को लेकर जिस तरह से फायरिंग हुई है, मौत भी हुई है और कई लोग घायल भी हैं, और ये चुनाव के समय ऐसा हो रहा है। ये सोचकर कि जब इस देश का बड़ा बड़ा मीडिया हाउस किसी और खबर में व्यस्त है, हमारे गणमान्य बिहार के नेता जन को रैली करने से फुर्सत नहीं है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो जाकर खड़ा हो सके और अपनी आवाज जनता के साथ मिला सके। लेकिन अफसोस कि हम आज चिल्ला नहीं पाए। चलिए, नहीं चिल्ला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ठीक से रिपोर्टिंग तक नहीं कर पाए, और इसका सारा श्रेय जाता है उन तथाकथित बड़े चैनल के बड़े पत्रकारों को, जिनके वॉल पर आज तक कभी बिहार दिखाई नहीं। मुंगेर की बात करने से कोई फायदा है ही नहीं। कौन गलत है या कौन सही है, इसकी व्याख्या इस लेख में हम नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया में कहीं कुछ भी होता है, इतिहास में दर्ज होने के लिए उसका प्रमाण होना बहुत जरूरी है। हम वही प्रमाण इकट्ठा करने गए थे, लेकिन हमको प्रमाण इकट्ठा नहीं करने दिया गया। हम ठीक हैं, हमको भीड़ से बहुत बार सामना हुआ, जनता जंक्शन के नाम पर बचते गए, मीडिया का माइक देखते ही लोग भड़क जा रहे थे, लेकिन जनता जंक्शन बोलकर हम निकल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टिंग हम करने के लिए गए थे, वो अलग ही अनुभव हुआ। यह है हमारा देश और यह है हमारी पत्रकारिता। आखिर लोगों का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है? और खत्म हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, और किन लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, किन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? ये अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा। अगर भारत को जिंदा देखना चाहते हैं तो हम लोगों को भी जिंदा होना पड़ेगा, आवाज बननी पड़ेगी। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सब चीज खत्म हो जाएगा, और खत्म होते हुए आप देखेंगे। लेकिन अगली पीढ़ी क्या करेगी? वो दोष देगी आपको, क्योंकि इतिहास में हम लोग दर्ज होंगे कि हम लोगों ने भारत को बचाया नहीं, बल्कि बर्बाद होते हुए शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपनी मुंडी को जमीन में रखे रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि सकारात्मकता तो अलग चीज है। सकारात्मकता यही है, जन सरोकार की चीज है, और जो लोग जन सरोकार की चीज कर रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, दमखम के साथ खड़े हैं। अगर वो लोग वीडियो भेजते हैं तो बिना लाग लपेट के उन वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद यूट्यूब पर लगा दिया जाता है। ये छोटे छोटे कदम जो हैं वो बहुत बड़े मुकाम तक हासिल कर सकते हैं, और इसीलिए इस स्टोरी को चुनकर लाया गया है। और भी तमाम चीजों पे आज हम लोग पत्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि आज सुबह से मन बहुत व्यथित है। वैसे तो जो राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर जो थे मुकेश कुमार, उनकी डेथ हुई। निकिता का जिस तरह से हत्या की गई कॉलेज के गेट के सामने, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। हम इन लोगों को छोटा बना देते हैं। ये छोटी घटना नहीं है, मानसिक विकृति है। और सत्ता और प्रशासन क्या कर रहे हैं जब मुंगेर जल रहा है? क्यों जला? ये सवाल किनसे पूछेंगे? और क्या बड़े मीडिया चैनल, जैसा कि प्रशांत राय की बात बता रहा हूं मैं, प्रशांत राय ने क्यों ये आरोप लगाया कि तथाकथित बड़े मीडिया चैनलों के कारण मुझे रिपोर्टिंग करने में ये दिक्कत हुई, मेरी जान को खतरा था। लेकिन इतिहास में ये दर्ज हो सके कि मुंगेर 29 तारीख को जल रहा था, उसका इतिहास जब दर्ज ही नहीं होगा तो कौन कहेगा कि मुंगेर जल रहा था, क्यों जल रहा था, वहां के लोगों ने अपनी सारी दुकानें क्यों बंद कर रखी थी? पूरे भारत के साथ आरजेएस खड़ा है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया खड़ा है, आरजेएस का ये फेसबुक लाइव खड़ा है। इसलिए इस स्टोरी को चुनकर लाया गया है। आप देखिए, विचार कीजिए और कहिए, आवाज बनिए। इसलिए कहा जाता है कि आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी चीजों को शेयर नहीं करेंगे तो बुरी चीजें तो निश्चित रूप से, नकारात्मकता का राज कायम है। नकारात्मकता से तो आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता की अलग अगर कहीं पे जग रही है तो उसको समर्थन अगर आप लोग नहीं करेंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे, जो चंद लोग हैं अगर अपना नाम इतिहास में दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर मिट्टी की परतें पड़ते देर नहीं लगती हैं और सबको खाक हो जाएगा। और फिर नई पीढ़ी जो आएगी वो कहेगी कि हमारे पूर्वज जो हैं, जिस तरह से कि आज पत्रकारों को जो दिक्कत हो रही है, वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पत्रकारिता के पूर्वज जो थे, मठाधीश लोग थे, उन लोगों ने काम नहीं किया, सरकारों को नहीं जगाया।
आज सरकारें अगर जगी रहती, अगर सकारात्मक रहती, तो इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। और प्रशांत राय जैसे एक नौजवान को अपनी पत्रकारिता करने से खुशी मिलती, वो जनता के दुख दर्द को अपने जान पर खेल कर ले गया है, वो है सकारात्मक पत्रकारिता। और इसका एक मिसाल दिया है प्रशांत राय ने, और इसे हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला फायरिंग में ही हमको 3 गोली लग चुका था, जो हम गिर गए, लेकिन मेरा दिमाग काम किया कि हम फिर से तुरंत खड़ा नहीं हुए। हम जब तक गोली चलते रहा हम लेटे रहे, और जैसे गोली बंद हुआ चलना, उसके बाद हम भागे। कम से कम 20-25 राउंड गोली चला। यहाँ लगा है, अंदर घुसा था कि छू के निकला? मांस में घुस गया था, और यहाँ पर यह भी फंसा हुआ था, जो हम खुद ही घींच के फेंके। हाँ, और एगो मेरा पहला फायरिंग में ही हमको 3 गोली लग चुका था, जो हम गिर गए, लेकिन मेरा दिमाग काम किया कि हम फिर से तुरंत खड़ा नहीं हुए। हम जब तक गोली चलते रहा हम लेटे रहे, और जैसे गोली बंद हुआ चलना, उसके बाद हम भागे। कम से कम 20-25 राउंड गोली चला। यहाँ लगा है, अंदर घुसा था कि छू के निकला? मांस में घुस गया था, और यहाँ पर यह भी फंसा हुआ था, जो हम खुद ही घींच के फेंके। हाँ, और एगो मेरा हिंदू समाज मुंगेर से भी परेशान है इस बात को लेकर कि तो लब्बो-लुबाब यही है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर जो है, वो जो श्रद्धालु थे और उसके साथ पुलिसकर्मियों की भिड़ंत क्या, वो उन पे गोली चला दी गई, और थाना आज जला दिया गया जनता के द्वारा। और इसे मनु महाराज जो हैं वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मनु महाराज जो हैं, उसके बारे में बताते हैं कि मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल को लेकर गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार चुनाव आयोग ने जिले के 2 बड़े अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। बिहार निर्वाचन आयोग ने मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह और जिलाधिकारी राजेश मीणा को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इन दोनों अफसरों के ऊपर कार्रवाई के बाद मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने कमान संभाल लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मनु महाराज इलाके में कैंप कर रहे हैं, यानी कि अशांत है। चुनाव के समय में मुंगेर अशांत हो गया है, उसका असर कहीं भी पड़ सकता है। और चुनाव के समय में इस तरह की चीजें, भयाक्रांत जनता चुनाव में हिस्सेदारी किस तरीके से करेगी, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों तक इन चीजों की जानकारी जो है पहुंचाना हमने अपना कर्तव्य किया। और हमने ये भी बताया कि पत्रकार किस तरह से सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसी बीच जो खबर आई कि अनिल अरोड़ा को पत्नी शौक हो गया, वो भी पत्रकार थे, तो हमने सोचा कि आज फेसबुक लाइव में पत्रकार की पत्नी भी जो है, अर्धांगिनी जो है, बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई। अनिल अरोड़ा जी पत्रकार हैं, और हमने सोचा कि इनको श्रद्धांजलि दी जाए। कल अनिल अरोड़ा जी ने ये पोस्ट साझा किया था, लेट मिस्टर रामा अरोड़ा, वाइफ ऑफ अनिल अरोड़ा। तो इनकी जो रस्म क्रिया पगड़ी जो होती है वो 30 अक्टूबर को 2:30 बजे से है, और ये 2 से 3 है, और श्री रघुनाथ मंदिर, सोम बाजार चौक, नजफगढ़, नई दिल्ली। इसके बाद आइए मिलवाते हैं आपको, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो कि आरजेएस फैमिली से भी जुड़े हुए पत्रकार रहे हैं, और आपका नाम है भूपेंद्र चौधरी, जो कि आरजेएस की मीडिया वर्कशॉप में आप शामिल हुए थे। ये प्रमाण पत्र दिया गया था, आरजेएस का प्रमाण पत्र दिया गया था। डीसीपी साहब ने आकर यहाँ पे दूरदर्शन के, और पार साथी थपलियाल साहब भी आपको देख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूँ, और यहाँ पर अनूप चौधरी जी हैं, ये डीसीपी साहब हैं बीच में, और अनूप चौधरी जी हैं पीले वस्त्र में,
और यहाँ पे वीना हाडा जी हैं मीडिया से जुड़ी, मीडिया संस्थान से, और ये भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो कि इस मीडिया वर्कशॉप में आए थे। ये रमेश नगर नई दिल्ली में ये वर्कशॉप की गई थी, तो उसमें सर्टिफिकेट सभी उपस्थित लोगों को प्रदान किया गया था। तो इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि आरजेएस फैमिली के हैं। तो आज सुबह इनके निधन की खबर से सभी आहत हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने घोषणा की थी कि आज भूपेंद्र चौधरी जी को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, और भूपेंद्र चौधरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की है। उससे पहले आपको ये ये बता देते हैं, सुनील परिहार जो हैं वो उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, बहुत दुखद है यार घटना, मेरे अच्छे मित्र थे। वहीं पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आनंद राणा जी हैं, वो लिखते हैं, आनंद राणा जी ने फेसबुक पे जब हमने पोस्ट किया था तो आनंद राणा जी ने ये कहा, हमने इसको पोस्ट किया था फेसबुक पे कि डेथ हो गई है भूपेंद्र जी की, तो भूपेंद्र भाई के आकस्मिक निधन से बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही जिंदा दिल और हंसमुख इंसान थे, यकीन नहीं हो रहा है कि वे हमारे बीच नहीं है, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, नमन। इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसको श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त किया है, और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो एक आत्मा की शांति की एक जो अपनी है कि आत्मा की शांति मिले, ये हम लोग इस तरह की कोशिश करते हैं। काफ़ी तमाम लोगों ने किया है। वहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ओंकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने पत्रकार भूपेंद्र चौधरी जी को श्रद्धांजलि देते हुए क्या शब्द कहे, तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ऑडियो में है, फोटो ये जो है भूपेंद्र चौधरी जी जो हैं वो फरीदाबाद में रहते थे, और ओंकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार ने फ़ोन लाइन पे पत्रकारों की समस्या को किस रूप में व्यक्त किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं। तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये लोकतंत्र की रक्षा का जो है 4 स्तंभों में से एक स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तिरंगे की रक्षा करते हुए ये कलम के सिपाही, और उसमें बुद्धिजीवी भी आ जाते हैं, पत्रकार भी आ जाते हैं, जो भी समाज का काम सकारात्मक कर रहे हैं वो लिखकर भी सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, और देश के सिपाही जो हैं और हमारे मोहल्ले के थाना के जो भी सिपाही हैं वो तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं। यही हमारा लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के प्रहरी। तो हम थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ऑडियो आप लोग सुनेंगे, तब तक हम आपके तिरंगे और ये ओंकारेश्वर पांडे जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आप एक तो ये पेन आप देखिए, इस पेन की और तिरंगे की रक्षा करते हुए जो पत्रकार हैं वो आज हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हो गई। आप जानते हैं कोरोना काल में भी पत्रकारिता ने अपना धर्म निभाया है। जैसा आपने मुंगेर की कहानी देखी, पत्रकार ने मुंगेर की घटना को लाइव आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि इस तरह की घटना चुनाव के समय में हो गई हैं, बहुत ही दुखद है और कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओंकारेश्वर पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं, उनसे आज ही बातचीत की गई है श्रद्धांजलि के लिए, और पत्रकारों की जो समस्या है उसे लेकर सरकारों को, आप जानते हैं कि राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत जो है सरकारों को जगाने का मंत्र है। और ये फेसबुक लाइव में इस तरह की बातें की गई हैं। ओंकारेश्वर पांडे जी से सीधे आपको रूबरू कराते हैं, और सामने आपको चौथा स्तंभ यहां पर है और तिरंगा भी है। आप खुद विचार करें, ऑडियो में आप सुनेंगे। तो आइए आपको प्रस्तुत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि इस समय दहशत में पत्रकार दहशत में आ चुके हैं। लगातार जो है अभी मुकेश कुमार जी को फेसबुक लाइव में श्रद्धांजलि दी गई, जो पत्रकार राष्ट्रीय सहारा के फोटो जर्नलिस्ट थे, और 29 तारीख की सुबह जो है डेथ हुई, जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी जी। आरजेएस की वर्कशॉप में भी वो शामिल हुए हैं और कई तरह से मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो पत्रकारों के बीच में कई तरह की ये खबर आ रही है, इतनी ज्यादा जो कोरोना काल में हुई है, कुछ कोरोना से हुई है, कुछ अलग कारणों से भी हो जा रही है, लेकिन इसकी वजह क्या मानते हैं ओंकारेश्वर पांडे जी? ऐसा कभी नहीं हुआ था इतना। देखिए उदय जी, ये बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसा दौर हमने जीवन में नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा।
और ये बिल्कुल भी असहनीय है, असहनीय पीड़ाजनक ये दौर है जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के दबाव में, एक तो कोरोना बीमारी का दबाव है, कोरोना बीमारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ उससे जो नौकरियां गई हैं उसका दबाव है, आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक रुक गई उसका दबाव है। तो कहीं न कहीं ये जो मिला जुला दबाव है इसमें अन्य क्षेत्रों के अलावा मीडिया को भी बहुत ज्यादा अपने उसमें घेरे में और उसमें प्रभाव में, पूरे प्रभाव में लिया है। आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसा दौर रहा है जिसमें जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने या स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, स्वच्छता कर्मियों ने काम किया, उसी तरह और उससे आगे बढ़ के देश भर में मीडिया कर्मियों ने भी लगातार काम किया है और करते चले जा रहे हैं। और इसका असर ये हुआ है कि देश भर में तमाम राज्यों से ये खबरें आई हैं कि मीडिया कर्मी कोरोना से पीड़ित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बहुत से लोग उसमें स्वस्थ होकर निकले भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये भी रहा है कि बहुत से लोग इस कोरोना की वजह से बच नहीं पाए। बहुत से लोगों ने कोरोना के कारण जो नौकरियां गंवाई उसकी वजह से अवसाद में आके उनके शरीर पे, उनके मानसिक दशा पे जो असर पड़ा है उसकी वजह से भी उनकी मौतें हुई हैं, जो कि बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही कष्टकारक है हम सब लोगों के लिए। क्या देश भर के आंकड़े, ओंकारेश्वर पांडे जी, कोई एजेंसी है जो देश भर के आंकड़े जो है वो बता सके कि कोरोना पीरियड में 7-8 महीने में क्या कितनी डेथ हुई है, किन वजहों से हुई है, खास करके पत्रकारों के? उदय जी, कुछ एजेंसियों ने अलग अलग अपने अपने स्तर पे आंकड़े इकट्ठे किए हैं, लेकिन एक कोई सेंट्रलाइज इस तरह का आंकड़ा अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। हमारे सामने जैसे मैं देखता हूँ कि पूर्वोत्तर के राज्यों में वहाँ का जो स्थानीय प्रेस क्लब है, गुवाहाटी प्रेस क्लब, वहाँ के असम में जो भी, पूर्वोत्तर में जो भी मौतें हुई हैं मीडिया जगत के लोगों में, उनको उन्होंने सूचीबद्ध किया है और वो लगातार देखते रहे हैं। कुछ और राज्यों में भी खबरें आई कि वहाँ कितनी मौतें हुई हैं। कुछ एक वेबसाइट हैं जो मीडिया से जुड़े हुए वेबसाइट हैं, जैसे भास्कर मीडिया है, उसमें लगातार इस तरह की खबरें आती हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, अन्य कई राज्यों से, राजस्थान शामिल है, हरियाणा शामिल है, इन सभी राज्यों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये केंद्रीय स्तर पर एक कोई न कोई जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या फिर कोई सरकार की संस्था हो, जो मीडिया के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर भी जो मीडिया के लोग हैं उनके कल्याण की कुछ योजनाएं हैं, उनके निधन पर कुछ क्षतिपूर्ति, उनको हर्जाना दिए जाने की भी कई जगह पर योजनाएं हैं, लेकिन इसका भी इसलिए लाभ उनको नहीं मिल पाता क्योंकि इस तरह का कोई केंद्रीय डाटा ही नहीं उपलब्ध है। जब तक कोई केंद्रीय डाटा उपलब्ध नहीं होगा, जब तक उनके कारणों की पड़ताल नहीं होगी, समीक्षा नहीं होगी, विश्लेषण नहीं होगा, तब तक उनको मदद नहीं दिया जा सकता। दूसरा मेरा निवेदन ये भी है कि जो भी मीडिया संस्थान है, ये सच है कि मीडिया संस्थानों के ऊपर काफी आर्थिक दबाव है, बहुत सारी जगह पे नौकरियों में कटौती की गई है, छटनी की गई है, लेकिन ऐसी स्थितियां न पैदा हो कि लोगों को आत्महत्या करना पड़े या किसी तरह आर्थिक दबाव में आके, अवसाद में आके उनके ऊपर ऐसी स्थिति हो कि वो उनकी मौत हो जाए, चाहे हार्ट अटैक से हो या किसी भी तरह से हो। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। जो मीडिया से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको निश्चित रूप से इस बारे में गंभीरता से आकलन करना चाहिए कि देश भर में अगर ऐसा हुआ है, हर क्षेत्र अपने अपने स्तर पर करता है। पिछले दिनों हमने देखा चिकित्सा जगत में जो भी हमारे डॉक्टर्स को भगवान माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, पर जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने उनका डाटा इकट्ठा किया और उसको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी कई लोगों ने, कई एजेंसियों ने अलग अलग काम किया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कहने का मतलब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ओंकारेश्वर पांडे जी, मुझे ऐसा लग रहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय की ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस दौर में है कि वो उनके लिए निश्चित रूप से कुछ सोचे, जो भी संभव सहायता हो सके मीडिया कर्मियों के परिजनों को जिनके यहाँ
निधन हुआ है उनको दें। आप देखिए तमाम राज्यों में कोई भी एक छोटी सी घटना होती है, राज्य सरकारें तुरंत क्षतिपूर्ति के लिए सामने आती हैं और उस पीड़ित परिवार को तमाम तरह की सहायता उपलब्ध कराती हैं। तो मीडिया जो कि चौथा खंभा है, देश के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों नहीं सरकार की एक नीति ऐसी होनी चाहिए। अभी एक 5 लाख का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक पत्रकार कल्याण कोष में 5 लाख रुपए उसमें ऑनलाइन मीडिया को भी शामिल किया गया थी, खबर आई थी। उसमें कई सारी अड़चने हैं। उसमें आपको केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए या आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, करवाते हैं। असल में पत्रकार के निधन होने के बाद उसके परिवार में किसके पास इतनी जागरूकता है कि कहाँ आवेदन करना है और कहाँ से कैसे सहायता मिलेगी। कुछ मामलों में हो सकता है सहायता मिली हो, इसका भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता है। तो इस पर एक हम आगे बढ़ के क्यों नहीं मदद कर सकते हैं। इस तरह का डाटा उपलब्ध हो, तमाम राज्यों से केंद्र सरकार मांग ले। सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहे तो तमाम राज्यों को एक निर्देश जारी कर सकता है कि सभी राज्यों से इस तरह से होने वाले ये मौतें हो रही हैं किसी भी वजह से, कोरोना की बीमारी के कारण हो, चाहे कोरोना के लॉकडाउन के दबाव प्रभाव और किसी भी तरह इस दरमियान हुए हों, उसका आंकड़ा इकट्ठा करे और जितनी संभव सहायता राज्य कर सके वो राज्य करे और केंद्र स्तर पर जो सहायता हो सके वो करे। और जैसे पिछले दिनों एक निर्देश ये भी था, सरकार ने ये भी अनुरोध किया था निजी संस्थानों से कि वो नौकरियों से लोगों को ना निकालें और कोशिश करें कि उनको उनकी सैलरी दी जाए। तो यह तो क्षेत्र ऐसा है जो लगातार कार्य कर रहा है। कोरोना के पीरियड में भी मीडिया कर्मियों ने कार्य किया है और उनकी एक समस्या ये भी है कि जो तमाम ऐसे जिलों से हमारे संवाददाताओं का निधन जो हो जाता है, जो नियमित रूप से किसी अखबार से नहीं जुड़े हैं, अंशकालिक रूप से जुड़े हैं, उनके सामने भी बड़ी समस्या होती है। एक समग्र नीति की जरूरत है, एक समीक्षा की जानी चाहिए और उनके लिए कोई राहत का व्यवस्था जो है सरकार करना चाहिए। जी ओंकारेश्वर पांडे जी, आपने जो ये 4th स्टेट कहा जाता है, इस पर सरकार का अविलंब जो है ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों की निधन और मौत की आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही कोरोना काल में संकट की घड़ी है। और जी हाँ, तो संकट की घड़ी पे जो आज डेथ किए हैं पत्रकार भूपेंद्र चौधरी जी, इनको श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इन पत्रकारों की समस्याओं के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे और आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि कल कोरोना से मुकेश कुमार, राष्ट्रीय सहारा के जो फोटो प्रेस जर्नलिस्ट थे, उनकी डेथ हुई थी और इसी फेसबुक लाइव में हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी और इन पर चर्चा की थी। आप लोगों ने भी चर्चा की थी और लिखा था। आज अनिल अरोड़ा जी जो पत्रकार हैं, उनकी पत्नी जो रमा अरोड़ा जी हैं, उनका भी निधन रात में हो गया और उसी तरह से इन बातों को हम लोग उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कोरोना के डर से भी अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं मीडिया कर्मी या क्या कुछ हो रहा है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि आखिर समाज में क्या कुछ हो रहा है, समाज में क्या कुछ चल रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आप भी बताएं। हम लोग आज पत्रकार जो भूपेंद्र चौधरी जो हरियाणा के पत्रकार थे, उनकी आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कल जो है कोरोना से संक्रमित मुकेश कुमार जी जो दिल्ली में थे, उनकी डेथ हो गई। ये लगातार जो डेथ हो रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों की डेथ हो गई है। ओंकारेश्वर पांडे जी से भी ऑनलाइन जो है वो बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में भी लगातार वो प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, वहां के वो बता रहे हैं वहां से भी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, कहां क्या हो रहा है, किसको मुआवजा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये सेंट्रलाइज्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो है वो सार्वजनिक रूप से लोगों को बताया जाए। ये हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि क्या पत्रकारों जो चौथा खंभा कहा जाता है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी या इनको राहत देने की, इनके परिवार अब राहत के लिए, उनका परिवार तो वैसे ही दुखी है, प्रेस एसोसिएशंस हैं, क्लब हैं, क्या इन लोगों के पास कोरोना में जो डेथ हुई है उनके आंकड़े हैं क्या? ये इन सब तमाम सवालों को, क्योंकि आरजेएस का राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत जो है सरकारों को जगाने का भी मंत्र है। आपने आरजेएस के गीत में सुना भी। तो रत्नेश चंद्र पांडे जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, नरेंद्र टेसर जी, संजय परिहार जी, आशीष पांडे जी, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, प्रिंसी राजपूत जी,
और सर्वजीत धीमान जी, रविंद्र फोगाट जी, राजीव सिंह जी, संजीव बंसल जी, बिंदा जी, आकांक्षा जी और सुशील खन्ना जी, आप सब इन पर अपने विचार बताइए। रमेश सिंह जी, इस पर विचार बताइए कि पत्रकारों की संख्या कितनी है भारत में, कोई आंकड़े नहीं है। पत्रकार कौन होता है, कोई आंकड़े नहीं है। क्या ऐसा डॉक्टर की हो सकते हैं? क्या डॉक्टर कोई भी कह सकता है कि मैं डॉक्टर हूं? क्या पुलिस वाला कहीं भी जाकर कह सकता है कि मैं पुलिस वाला हूं? कितनी बड़ी लोकतंत्र की रक्षा यह आप देख रहे हैं कि देश की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले लोगों की कोई गिनती नहीं है। अजय शेखर प्रकाश जी, पत्रकारों की ही चर्चा हो रही है। अजय शेखर जी खुद स्वयं पत्रकार हैं। अजय शेखर जी बताइए, यही चर्चा हो रही थी। आज भूपेंद्र चौधरी जी की डेथ हो गई है, कल कोरोना से संक्रमित मुकेश कुमार जी की डेथ हो गई। क्या उनका परिवार मुआवजे के लिए कहीं जाएगा, या हमें जाना चाहिए, या पत्रकार एसोसिएशन को वहां आना चाहिए? और क्या पत्रकार एसोसिएशन की बातें सरकार सुनती है? कितनी सुनती हैं? सरकारों को जगाने का मंत्र है राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, और आप लोग हैं उसकी शक्ति। आपके पास मूल मंत्र आजादी के दीवानों ने दे दिया है। आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते ऐसे भारत में ऐसी क्या कमी है, और कोरोना काल में लोग अब इतनी जान गंवा रहे हैं? जो चौथा स्तंभ कहा जाता है आज उसी पे केंद्रित है। हालांकि सबके लिए संवेदना हम लोगों के मन में है, लेकिन आखिर ऐसी कोई केंद्रित व्यवस्था नहीं है। कौन पत्रकार है, कौन नहीं है? बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत से कलाकार हैं, वो भी पीड़ित हैं। देश भर में कोई आंकड़े नहीं है। असंगठित क्षेत्र के भी आंकड़े रहने चाहिए। इसी आवाज को उठाया जा रहा है। तो ओंकारेश्वर पांडे जी से बहुत ही सारगर्भित बातचीत की गई है, और कोरोना काल में आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जीवन पानी का बुलबुला बन गया है और बहुत ही कमजोर हमारी मानसिक अवसाद। इसीलिए सकारात्मक चर्चा से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए काम हो रहा है कि कोई तो आपकी आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो आपको मंच दे रहा है। क्योंकि हमारा अपना कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय सकारात्मक भारत आंदोलन के। सकारात्मक भारत आंदोलन क्या है? वो आपके ही विचार हैं, और फेसबुक लाइव में उन्हीं चीजों को शेयर किया जाता है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के पोते से आप लोग रूबरू हुए हैं, सक्षम नाम है, उस बच्चे ने भी अपनी एक पोस्ट की थी, उसको यहां पे शेयर किया गया। आज ओम प्रकाश झुनझुनवाला के पोती ने सक्षम के बहन ने पोस्ट किया है। वो क्या कह रही है? यही मंच है। आप लोग वीडियो भेजिए, अपने विचार भेजिए, और फेसबुक लाइव में रोजाना सायं 8 बजे से 9 बजे आप लोगों के लिए अगर उदय मन्ना यहां पे खड़ा है तो आप लोग इस मंच का उपयोग कीजिए। तो आइए, ये जो पोती है इसका नाम है पलक झुनझुनवाला। ये पटना से पोस्ट इस बच्ची ने भेजा है अपने दादाजी के माध्यम से। आइए सुनवाते हैं। मैं पलक झुनझुनवाला, मेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त को कोरोना हो गया है, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। जी हाँ, तो इसने आप लोगों से आशीर्वाद मांगा है। ये छोटी सी बच्ची ध्यान को समझ गई। योग और ध्यान आजकल बहुत ही जरूरी है, और वो ध्यान करेगी, उसको ध्यान पर बहुत विश्वास है। और भारत की ये संस्कृति है, योग और ध्यान, ये अगर बचपन में संस्कारित हो जाएं तो ये बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रकाश झुनझुनवाला जी लगातार जुड़ते हैं, और उन्होंने अपने घर में इस तरह के संस्कार लाया, और उन्होंने वीडियो शेयर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो बातचीत हो रही है, ये बच्ची तक पहुंचेगी। उसको कितना उत्साह होगा, उसको और अच्छे काम करने की तरह वो प्रेरित होगी। पलक झुनझुनवाला के भाई सक्षम के दोस्त को कोरोना हो गया है। उसकी बहन यानी पलक झुनझुनवाला का ध्यान इधर गया है, और उसी चीज के लिए उसने आप लोगों से आशीर्वाद मांगा है। तो ये चीजें जो है घर घर में आनी चाहिए। सकारात्मकता, अच्छी चीजों के प्रति हम प्रेरित हों, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो। अपने अच्छे सकारात्मक महीने में, हफ्ते में कोई आपने अच्छा काम किया है, उसको शेयर कीजिए, और इसको फेसबुक लाइव में आप देखिए, वो लोगों तक पहुंचेगा। फिर इसको यूट्यूब पर और गूगल पे और जगह जगह जो है इसको शेयर किया जाता है। यह आपको एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मंच जो है यहां प्रदान किया जाता है, सिर्फ आपके लिए, आपका माहौल, आपके अपने और अपनों के लिए। आपके अपने और अपनों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनको भेज सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। उस वीडियो को इस मंच के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और जसवीर सिंह जस्सी जी की पोस्ट, जो उन्होंने सकारात्मक कार्य किया है, अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया है,
शरीर के जितने भी अंग थे, काफ़ी अंगों को उन्होंने डोनेट किया है और शादी भी वो कर रहे हैं, जो एक संदेश है। इसको कल शेयर किया गया था और ये काफ़ी दूर तक जा रहा है, लोग स्वयं उसको पोस्ट कर रहे हैं। उसकी एक वानगी देखिए। जसवीर सिंह जस्सी पत्रकार हैं। जस्सी एक उम्दा पत्रकार है, एक बेस्ट एंकर है और साथ ही एक मानवतावादी सोच रखे एक सही मायने में इंसान है। वो समाज सेवी कहलाने का पूरा हक रखते हैं। उन्होंने अपनी हर मुहिम में समाज हित को सर्वोपरि रखा है। पत्रकार की पोटली, अगर आपने फेसबुक से जुड़े हैं तो पत्रकार की पोटली लेकर भाई जसवीर जस्सी पत्रकार आते हैं। वस्त्रदान को लेकर अकेले एक मुहिम चलाई, फिर अंगदान किया और काफी लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया। और साथ ही अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और नारी आश्रम सभी को एक दूसरे से जोड़ने की जो पहल की है, वो अपने आप में आज इस नकारात्मक भरे माहौल में एक सकारात्मक कार्य, एक दीपक की तरह ज्ञान और रोशनी दे रहा है। बहुत जी हाँ, तो जसवीर जस्सी जो पोस्ट किया उन्होंने, ये कल की फेसबुक लाइव थी जिसको उन्होंने शेयर किया और लिखा, सर आपने तो मुझे हीरो ही बना दिया सर यहाँ पर हीरो सभी सकारात्मक कार्य करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी शेख वहाब साहब हैं और